तकरीबन 2 साल के गैप के बाद कोई सियासी बात यहाँ करूँगा। इस तरफ के दोस्तों से दरख्वास्त है कि मैं हमेशा एहतराम का दामन नहीं छोड़ता, लेकिन अगर मेरी कोई बात आपको सख्त लगे तो उसका जवाब दलील से दीजिएगा। मैं बैठा हूँ, अगर ज़रूरत हुई, वैसे ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। दरख्वास्त होगी, मेरी बात पाकिस्तान के मफाद में मैं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए के तौर पे नहीं, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के एक मेंबर और 25 करोड़ अवाम के एक नुमाइंदे के तौर पे एक बात करना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगानी भी ना खुश। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात, जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां विराजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब की यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपने हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में, पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं, कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170 172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे वही कहानी, खुर्शीद शाह साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, आप मेरे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे हैं, तो मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायदे ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पर लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया, जो वो पता नहीं 17, 18 या 20 साल की होगी, मुझे नहीं पता, बट शी वॉज यंग एंड अनमैरिड एट दैट टाइम। वापस आती है, फिर दरबदर की जाती है, एंड शी वॉज फोर्स्ड टू गो टू एग्जाइल वंस अगेन, and her life ended in Liaquat Bagh, where she was martyred on 27 December 2007. वही लियाकत बाग जो एक और लीडर हमारा कायदे आजम का दाया हाथ खा चुका है। रावलपिंडी में, रावलपिंडी जहां से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ। वही लियाकत अली खान जो मुझे एजाज हासिल है, मेरा दादा पीर मोहम्मद खान उसका कायदे आज़म का एक अदना कारकुन था। लियाकत अली खान साहब तहरीक पाकिस्तान में मेरे गांव, और आपको सर पता है, आप इलाके को जानते हैं, मेरे गांव अमीर मकाम साहब से मुखातिब हूं। ये स्वाद जब जाते हैं हाथियान और शिरगढ़ से आप गुजरते हैं मेरे भाई, मेरे गांव लियाकत अली खान साहब आए, मेरे घर में क़याम किया, सरदार अब्दुल रब नश्तर उनके साथ थे, और वहां से 47 में काफले गए पाकिस्तान को आजाद करने के लिए। मिंटो पार्क, जिसको फिर बाद में वहां मीनारे पाकिस्तान बना, वहां पीर मोहम्मद साहब, गुलाम मोहम्मद खान लूखड़ और खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग के काफले लेके गए। वही मेरे लीडर इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह नियाजी भी वहां मौजूद थे। तो जब हम भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, आप भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई था तार और छोटा भाई बैठा है, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जब एक ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिससे हमें लाख इख्तिलाफ है, कभी मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर रहा हूं, ना सपोर्टर रहा हूं, ना कारकुन रहा हूं,
लेकिन हथकड़ी डाल के जब मुल्क बदर किया गया तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आपका भी लाख इख्तिलाफ होगा। लेकिन जब आप यहां तशरीफ फरमा थे, यही शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पे होते थे, सामने असद भाई, जो मेरी शमूलियत मेरे इनके हाथ में हुई। हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आए, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पे बैठे होते थे। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था, इमरान खान का बल्ला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है। लेकिन वहां उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था, इमरान खान, वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था। उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारी गई, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडियाला जेल में। क्या अडियाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? वहां पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते। कल पाबंदी दोबारा लगी है। मैं बतौर इस ऐवान के एक मुंतखब मेंबर के, जब मैं जेल में था, मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये ऐवान इमरान खान के लिए नहीं, अपने एक साबिक कायदे ऐवान के लिए खड़ा होगा। यहां से मुजम्मती करारदादें पास होंगी और यहां वोट को इज्जत दो कि हमारे साथी या बेनजीर भुट्टो और भुट्टो साहब की, उनकी अलमनाक जो हादसात हुए हैं, उनके दाई, उनके अमीन खड़े होंगे और वो कंडेम करेंगे और वो डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम पे जानी हमला किसने किया, ये किसका सिक्योरिटी फेलियर है। वो कैमरे जो जज साहिबान के बेडरूम्स में लग सकते हैं, उन कैमरों से वो दहशतगर्द कैसे छूट गए जिन्होंने जाके कभी बेनजीर को शहीद किया, कभी इमरान खान पे हमला किया। पीछे कायद की तस्वीर लगा के, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। इसी कायद की तस्वीर को लगा के पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बूटों से उनको रोंदा जाता है। किसी को शक है तो कल जाके आजाद कश्मीर में देख ले, कल आजाद कश्मीर में क्या हुआ है। वो नजारे हम नहीं देखना चाहते। हम मकबूजा कश्मीर को एक जन्नत नजीर कश्मीर दिखाना चाहते हैं। क्या लड़के होगा जो कल शाम हुआ है? कायद आजम ने 1948 में जनाब डेप्टी स्पीकर साहब फरमाया था, और आर्म फोर्सेस को कोटा स्टाफ कॉलेज में जाके बात करते हैं, कायद की बात करें, बताएं इनको, जिनको कायद की फरमान और जिनको कायद पसंद नहीं है, जिनको कायद की लीडरशिप के अहकामात पसंद नहीं है, वो फिर अपने लिए कोई और मुल्क जाके ढूंढ लें। पाकिस्तान में रहना है तो कायद की स्टेटमेंट्स, उनके हुक्म पे पाकिस्तान चलेगा। 1948, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना स्टाफ कॉलेज सेज, आर्म फोर्सेस को कह रहे हैं, आई होप इसको बीप ना कर दिया जाए, ये कायद आजम का फरमान है, इमरान खान का नहीं। आपको आदत पड़ गई है बीप करने की। आई वॉन्ट टू रिमेंबर, आपकी इजाजत से, दैट द एग्जीक्यूटिव authority flows from the head of the government, which is the chief executive, which is the Prime Minister of Pakistan. उसको गवर्नर जनरल होते थे सर। This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. मत भूलें कि armed forces पाकिस्तानियों के खिदमत गुजार हैं। You do not make national policy. Armed forces को कह रहे हैं कि आप national policy नहीं बनाते। It is we the civilians, ये civilian leadership, ये जो 25 करोड़ की नुमाइंदा, ये जो गुलदस्ता इधर बैठा है, फॉर्म 47 या 45 पे बाद में आएंगे। इस वक्त ऐवान की बात है, यहां से पॉलिसी बनेगी। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we the civilians who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. क्या 1958 में हुआ? क्या 1977 में हुआ? क्या 1998 में हुआ? मैं जब 16 फरवरी को एक लंबी जुदाई, लंबी कैद के बाद पहली बार अपने लीडर इमरान खान साहब से मिला,
उनसे मैंने जब बात की, उन्होंने फतह मक्का मॉडल की बात की मेरे सामने जेल में गोलियां खा के। और ये आमिर डोगर साहब, चीफ विप साहब इस बात के गवाह हैं, और हमारे साथ सरदार लतीफ खोसा साहब भी मौजूद थे, वो भी इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने कहा कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदात पे गैर मुस्लिमों ने अमल किया। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी नेल्सन मंडेला की ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की, कि उन्होंने सच बोल के पाकिस्तान को ठीक कर, अपने मुल्क को ठीक कर दिया। उन्होंने कहा मैं जाती इंतकाम पे बिलीव नहीं करता, जाती इंतकाम नहीं लूंगा। हां, जिसने कोई जुल्म किया है अदालत जाने और कानून, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। लेकिन सच बोलेंगे तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा। ये जो इस तरफ से वज़ीर आज़म के मुशीर, हालांकि उनको हम वज़ीर आज़म हमारा उसूली मौक़िफ़ नहीं मानते, लेकिन एक उनकी तरफ से दावत आई है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से मुज़ाकरात की, आसिफ ज़रदारी साहब की तरफ से भी दावत आई मुज़ाकरात की। मैं आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात यहां रखना चाहता हूं कि कब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार किया? 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हो रहे थे, जब उनको उठाया जा रहा था, तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने उस दिन भी कहा कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात की नुकात क्या होंगे? क्या हम सच पे आएंगे? क्या हम सच बोलेंगे? क्या हम सच बोलेंगे? ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के लिए सच्चाई जो है वो पहली शर्त है। आसफा बीवी को मैं वेलकम करता हूं, ऐवान में शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है, तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हमें आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी, और फिर पिंडी और अपर और बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं। वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पर कैसे 150-200 केसेस बन गए? He's a political prisoner. He's a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। यहाँ इजाजुल हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो हुआ माजी में वो ठीक तो नहीं था। अगर हम यहाँ अपने कर्बनाक और दर्दनाक माजी पे शर्मिंदा नहीं होंगे, सच नहीं बोलेंगे, मुल्क नहीं जाएगा आगे। जिसने माजी में गलत किया हम तो नहीं थे। हम अपने पुरखों की अच्छी बातों को याद करते हैं, गलत बातों को डिफेंड हम ना करें। मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सच बोलने का वक्त है। जहां मुझे इस पे फख्र है कि तहरीक पाकिस्तान का कारकुन था, जना का साथी था, जेल काटी, पाकिस्तान के लिए तकलीफ उठाई, वहां जब वो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू बने, मेरे ख्याल में उनको अयूब खान साहब की कैबिनेट में वजीर नहीं बनना चाहिए था। मोहम्मद अली साहब 10 मिनट का फैसला हुआ था, 13 मिनट हो गए। ज़ियाउल हक साहब शुरा में भी वो थे। आज वक्त है कि सब सच बोले। मैं समझता हूं कि मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब को मरहूम ज़ियाउल हक साहब की शुरा में नहीं होना चाहिए था। एज ए डेमोक्रेट एहतराम का रिश्ता आज भी जाज साहब से है और कल भी रहेगा और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। लेकिन सच तो कोई यहां बोले। मैं जिस तरह पशेमानी का इजहार कर रहा हूं कि मेरा दादा ही वो पाकिस्तान बनाने की तरीक का सिपाही था, रेवोल्यूशनरी था, लेकिन एक गलती उनसे हुई। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा छोटा भाई है बिलावल साहब, चेयरमैन है तहरीक पीपल्स पार्टी का, उनके खानदान ने कीमत चुकाई है, लेकिन उनके दादा भी फॉरेन मिनिस्टर थे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब अयूब खान साहब के साथ। हम सबको उन सच्चाइयों की तरफ आना पड़ेगा। बाद में उन्होंने कीमत चुकाई जिसको हम आज अप्रिशिएट करते हैं। मैंने अपने लीडर से ज्यादा आपके लीडरान की बात की है, लेकिन आज मैं ये बात दोबारा रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने, क्या आप ये समझते हैं कि क्या सिर्फ उनकी किसी गलत पॉलिसी की वजह से इमरान खान साहब को घर भेजा गया? मैंने 2 साल पहले भी ये बात की डिप्टी स्पीकर साहब, और आज भी इस बात पे कायल हूं। जब इस ऐवान में अकेला खड़ा था, मैंने वहां ये बात की थी कि इमरान खान को इस बात की सजा दी गई है कि जिस बात की सजा हमेशा पाकिस्तान में कोई भी जो आजाद पॉलिसी बनाना चाहता है, हमसे पहले जिस भी लीडर के साथ हुआ है, आप सबको पता है,
कि उन्होंने पाकिस्तान की 1 इंच जमीन किसी गैर मुल्क को देने से इनकार किया। और जब यहां 2 OIC कॉन्फ्रेंसें की और जब मुस्लिम ब्लॉक की बात की, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करने की बात की, तो यहीं पे बिलावल साहब मौजूद थे। वहां से मैंने उनको बात की कि बिलावल साहब, आपके नाना ने भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, मेरे लिए 2 बार इकट्ठा किया। शुक्रिया, शुक्रिया। 15 मिनट हो गए, 10 मिनट का फैसला था। माइक खोले मोहम्मद अली साहब, वाइंड अप करें। तो उस जुर्म की पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था, ये वो सहर तो नहीं। कायद आजम ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज हमारे फैसले कोई और करेंगे। और वो कौन है? जब अपने लिमिट में रहेंगे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफा किया, पाकिस्तान का दिफा किया, आर्म फोर्सेस का दिफा किया, मसला कश्मीर का दिफा किया, फलस्तीन का दिफा किया। जब जेल में अडयाला में मुमताज कादरी साहब के सेल में, डेथ सेल में पड़ा होता था, मैं सोचता था कि क्या जुर्म करके आए हो। जब अडयाला से जेलम लेके गए, ये मेरे जेब से ये कलम ले लिया गया, ये तस्वीर ले ली गई। उन्हीं जूतों में आज आया हूं जो जूते मेरे जेल में उतार दिए गए। ये वकील का कोट मेरे बदन से उतार दिया गया। क्या मैं मुजरिम था? मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह इस काले कोट पे फख्र करता हूं जो पाकिस्तान बनाने वाले का कोट है। शुक्रिया। कलम की तस्लीम मत करो। पाकिस्तान शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वाइंड अप करें, वाइंड अप करें मोहम्मद अली साहब जी, वाइंड अप करें प्लीज। मैं दहशतगर्दी अदालत मर्दान से बरी हुआ। जब मैं अदालत में पेश हुआ, पहले तो 3 MPO था, लेकिन मेरे पे दहशतगर्दी का दफा, आर्मी एक्ट जिसकी सजा मौत है। क्या मैं दहशतगर्द हूं? क्या अली मोहम्मद दहशतगर्द है? मर्दान ने तो पाकिस्तान बनाया है, मर्दान के बेटे को दहशतगर्द बना के पेश किया। मैं उन जज साहिबान अदालत को सलाम पेश करता हूं जो किसी प्रेशर में नहीं आए। और हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म पे मैं फिर रिलीज हुआ। तो मैं DGI SPR साहब से पूछना चाहता हूं कि आप मुझसे कौन माफी मांगेगा? और यहां मुबारक जेब आया है जिसकी बूढ़ी मां कल यहां पे आई, उसका भाई रेहान जेब शहीद हुआ, उसकी बूढ़ी मां से कौन माफी मांगेगा? तो माफियों के चक्कर से निकले। और आओ वाइंड अप बैठते हैं। सियासी, आखिरी बात, सियासी जमातें बैठे, मसाइल का हल निकालें, वरना यही होता रहेगा। किसी चोर दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है। पिड्डी जरूर जाएं, सिरी पाए खाने जाएं, गेट नंबर 4 से परहेज करें। आए तो अवाम की ताकत से आए, फॉर्म 47 पे ना आए। और जब भी आए, जब अवाम आपके पीछे होगी, पाकिस्तान आपके पीछे होगा, अल्लाह आपके पीछे होगा। और इसी बात के साथ जो मैंने 2 साल पहले की थी कि वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए ए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद। शुक्रिया। फारूक सत्तार साहब।